हेलो क्लास, देखिए अभी आपका है ना रसायन विज्ञान में जो आज का टॉपिक है ये आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक है ना, इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आपकी क्लासेस जो हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में चल रही हैं, क्योंकि थ्योरी वाली चीज़ें जो है ना पहले ही करा दी गई हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसके ठीक है ना, ये वाले क्लास के ठीक पहले थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अक्रिय गैस के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले आप करेंगे इस वीडियो को देखने के पहले आप अक्रिय गैस का वीडियो भी देखें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में आपका जो पहला प्रश्न है ये है एंटासिड होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, एंटासिड होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। और देखिएगा आपके ऑप्शन में जो ए है ये होता है भस्म, ऑप्शन बी है आपका अम्ल, ऑप्शन सी है लवण और ऑप्शन डी है बफर। ठीक है, तो ये जो क्लासेज किस तरीके से चल रही हैं है ना, ये 1-2 मिनट आप जब क्लास में रुकेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस टॉपिक को लेते हैं, उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको है ना यहाँ पे आपको कराया जाता है। इसी में आप लोग देखते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण, ये क्लास पढ़ने के ठीक पहले हम लोग अक्रिय है ना गैस की कक्षाएँ हमारे द्वारा यहाँ पर वीडियो में चलाई गई थी। ठीक है, तो आप इसके पहले जितने भी क्लासेस आ रहे हैं अभी, इसमें आपका फिजिक्स की पूरी क्लासेस है ना महत्वपूर्ण प्रश्न जो टॉपिक वाइज होता है वो करा दी गई हैं। अभी हमारा चल रहा है रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान के बाद देन हम लोग पढ़ेंगे आपके जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो चलिए आपका जो पहला प्रश्न था एंटासिड क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये होता है लवण होता है, अम्ल होता है, क्षार होता है या भस्म। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो हो जाएगा एंटासिड के बारे में कि एंटासिड जो है भस्म होता है। ठीक है, एंटासिड क्या होता है तो याद रखेंगे एंटासिड जो है भस्म होता है। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है स्वर्णकारों के द्वारा है ना, जो सोनार है उनके द्वारा प्रयोग में लाने वाले एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किससे मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो जो स्वर्णकार हैं है ना, सोनार होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्वा रिजिया का इस्तेमाल करते हैं और एक्वा रिजिया के साथ, ठीक है, स्वर्णकार जो है एक्वा रिजिया का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ किसी दूसरे तत्व का भी इसमें आपको संयोजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्वर्णकार एक्वा रिजिया के साथ कौन से तत्वों को इसमें मिलाते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है आपका नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन डी है आपका सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका है ना स्वर्णकार जो है एक्वा रिजिया के साथ किन तत्वों को प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक आ जाएगा है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाएगा है ना, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। और दूसरा आपका आता है, ठीक है, दूसरा आता है आपका नाइट्रिक अम्ल। ठीक, दूसरा आपका आता है कौन, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो जो सोनार होते हैं, स्वर्णकार होते हैं, वे एक्वा रिजिया के साथ किन तत्वों को मिलाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। अगला प्रश्न है कि पीएच है ना मूल्यांक को दर्शाता है। ठीक है, पीएच जो है मूल्यांक को दर्शाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, किन मूल्यांक को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन ए है निगेटिव से फोटो बनाने में काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता को बताता है, ऑप्शन बी है
किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन को बताता है। ऑप्शन सी है भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन करता है। और ऑप्शन डी है दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांकन करता है। तो याद रखेंगे पीएच वैल्यू जो है ना, ये क्या करता है, अम्ल और क्षार के होने का मूल्यांकन को बताता है। ठीक है, अम्ल या क्षार होने के मूल्यांकन को ये क्या करता है, बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है। ठीक है, एक कोई भी घोल है जिसका पीएच जो है 3 से 6 तक बदलता है, तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, आपको ये बताने हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक घोल है जिसका जो है पीएच पाठ्यांक जो है ना, 3 से लेके 6 तक के मापों में, ठीक है, जो इसका रीडिंग होता है 1 से लेके 14 तक, ठीक है, उसमें बदलता है। तो 3 से 6 तक ये बदलता है, तो इसमें किस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो वो ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए, ये 3 गुना बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए एक चीज़ और याद रखना, तो इसमें जो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, इसमें किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 3 गुना बढ़ जाएंगी, ऑप्शन बी है 3 गुना कम हो जाएंगी, ऑप्शन सी है 10 गुना कम हो जाएगा, और ऑप्शन डी है 1000 गुना कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, घोल का पीएच जब में 3 से 6 तक का परिवर्तन होता है, तो यह जो है 1000 गुना कम हो जाता है। कितना, तो 1000 गुना कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न में आपका पूछा गया है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो प्रश्न पूछा गया उसमें निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है आपका शुद्ध पानी, ऑप्शन बी है उदासीन विलयन, ऑप्शन सी है आपका क्षारीय विलयन, ऑप्शन डी है आपका अम्लीय विलयन, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो है ना, पीएच मान 7 किसको इंडिकेट करता है, तो याद रखेंगे पीएच जो है 7 है, ये शुद्ध जल को बताता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका शुद्ध जल को, ठीक है, पीएच वैल्यू 7 बताता है। और यहाँ पर आपका जो उत्तर है ये ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, आपके पास विलयन है, ठीक है, और विलयन में पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो किसका होता है, तो ऑप्शन ए है बफर विलयन, ऑप्शन बी है क्षारीय विलयन, ऑप्शन सी है अम्लीय विलयन, और ऑप्शन डी है उदासीन विलयन। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा ये हो जाएगा क्षारीय विलयन। ठीक है, यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा ये होगा क्षारीय विलयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलयन का पीएच क्या होगा। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, तो इसका पीएच मान क्या होगा, ये प्रश्न आपको बताने हैं। ठीक, तो ए बफर विलयन होगा, बी क्षारीय विलयन होगा, सी देखिए ये है ना, जो ऑब्जेक्टिव के जो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन थे वो थोड़े रिपीटेड हो गए, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 5, और ऑप्शन डी है 6.5। ठीक है, तो यहाँ पर लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो यहाँ पर आपका जो इन जो दिए गए है ना ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन है आपके पास, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन याद रखेंगे जब चीज़ें यहाँ पे किस तरीके से होती हैं, जब लाल लिटमस नीला करता है, ठीक है, जब कोई भी विलयन, ठीक है, वो क्या होता है, लाल लिटमस से वो नीला करता है, तो वहाँ पर आपको पीएच मान जो है 7 से कम देखने को मिलता है। और जब नीला लिटमस जो है लाल करता है, तो वहाँ जो पीएच वैल्यू है वो
7 से अधिक देखने को मिलता है वो क्या करता है, क्षारीय करता है। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित और प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का पीएच संभव पीएच मान, ये प्रश्न पूछे गया है। विलयन कैसा है तो याद रखेंगे अम्लीय, है ना। विलयन कैसा है तो अम्लीय विलयन है, इसका पीएच मान कितना हो सकता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो अम्लीय विलयन है इसका पीएच वैल्यू आपको 6 देखने को मिलता है। कितना होगा तो 6। ठीक है, अगला प्रश्न है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का रासायनिक माना जाता है। ठीक है, मतलब तेजाब का जो रासायनिक केमिकल फार्मूला उसको आपको बताने हैं। ठीक है, तेजाब का जो रासायनिक सूत्र है ये कौन सा होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए है H2CO3, ऑप्शन बी है HNO3, ऑप्शन सी है H2SO4 और ऑप्शन डी है HCl। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा H2SO4। ठीक है, यहाँ पर आपको उत्तर कौन सा होगा तो H2SO4, और H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मात्रा में अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दी हुई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा होती है मतलब ऐसी वर्षा जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है 7 से कम होता है, तो अम्ल वर्षा में कौन सा अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा में कौन सा अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। पहला है HCl, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल HNO3, तीसरा है H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, और चौथा है H2CO3। ठीक है, डी आपका है H2CO3। तो यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर कौन सा होगा, H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपका अगला प्रश्न। देखिए, और ये अम्ल वर्षा में अधिक मात्रा में H2SO4 होता है, लेकिन अम्ल वर्षा से संबंधित जो घटक से है ना, अम्ल वर्षा में कौन कौन से घटक इसमें मौजूद होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो घटक में एक चीज़ आप लोगों ने देखा क्या, तो H2SO4, और साथ ही इसके साथ आपको HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी देखने को मिलता है। तो अम्ल वर्षा के घटक कौन से हैं, तो याद रखना आपको H2SO4 और HNO3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है ये आपको बताने हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा में कौन से अम्ल उपस्थित रहते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर याद रखेंगे ये जो नाइट्रिक अम्ल है यही इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो अम्ल वर्षा में आप लोग देखें H2SO4 को और HNO3, ये दो ही चीज़ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है क्योंकि इसमें इसके लवण का क्या होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। कॉपर सल्फेट CuSO4 को कहते हैं और ये क्या है, अम्लीय होता है। ठीक है, और इसे लवण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन ए है अपोहन होता है, ऑप्शन बी है विद्युत अपघटन होता है, ऑप्शन सी है जल अपघटन होता है और ऑप्शन डी है प्रकाश अपघटन होता है। तो याद रखेंगे कॉपर सल्फेट के अम्लीय जो होता है इसमें लवण का क्या होता है, जल अपघटन होता है ना। क्या होता है तो जल अपघटन आपको देखने को मिलता है यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आपका जो अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा है यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, तो हम लोग यौगिक लुईस अम्ल कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो ये आपका होगा AlCl3। ठीक है, AlCl3 ये क्या है, यौगिक लुईस अम्ल है। साथ ही BF3 है ना, BF3 जो है याद रखेंगे ये जो है आपका यौगिक लुईस अम्ल है। उसी प्रकार AfCl3 ये भी याद रखेंगे यौगिक लुईस अम्ल है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया किया जाता है, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चूने की पानी को किसके द्वारा दूधिया किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है O2 ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है O3, है ना, तो ओजोन। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि चूने का पानी जो है दूधिया किया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर किस तरीके का होता है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है। ठीक है, जल में आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं और फलस्वरूप आपको सोडा वाटर मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, तो सोडा वाटर मिलता है। ठीक है, ये मच्छर यार बहुत परेशान कर रहे हैं आजकल। ठीक है, तो क्या देखने को मिला, सोडा वाटर मिलता है। अब इसमें प्रवृत्ति देखते हैं इसकी किस तरह की प्रवृत्ति ये रखता है। आक्सीकारक होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है और एक अपचायक होता है। तो याद रखेंगे ये जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा, तो अम्लीय। ठीक है, कैसा होता है, तो याद रखेंगे अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अब। ठीक है, आपका देखिए अगला प्रश्न, तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया गया है और पूछा गया है किस अम्ल में ऑक्सीजन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, किस अम्ल में ऑक्सीजन O2 है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ आपको नाइट्रिक एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन देखने को मिलता है। साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, H2SO4 यहीं दिया होगा ये। ठीक, नाइट्रिक एसिड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इन दोनों में क्या देखने को मिला आपको, ऑक्सीजन देखने को मिलता है ना। ऑक्सीजन के यहाँ 3 अणु होते हैं, ऑक्सीजन के यहाँ 4 अणु होते हैं। नाइट्रिक एसिड को, ठीक है, नाइट्रिक एसिड को याद रखेंगे सोरे का अम्ल के नाम से जाना जाता है। नाइट्रिक एसिड को याद रखना है सोरे के अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड को क्या, तो सोरे के अम्ल के नाम से जाना जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को याद रखेंगे नमक का अम्ल कहते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को याद रखेंगे नमक का अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा आपका अगला प्रश्न है, एक अज्ञात गैस, है ना, गैस के बारे में पता नहीं है कौन सा है, जल में शीघ्रता से घुल जाता है। ठीक है, अज्ञात गैस जो है जल में क्या करता है, शीघ्रता से घुलता है। शीघ्रता से कहने से मतलब तेजी से, है ना, जल्दी से। और गैस युक्त जली घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो ये लाल लिटमस होता है, ये क्या होता है, नीला हो जाता है। ठीक है, लाल लिटमस जो है कैसा हो जाता है, तो याद रखेंगे नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है और साथ ही ये जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सा होगा, ये आपको बताने हैं। कंडीशन क्या था यहाँ पे देखिए, अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है और साथ ही नीले लिटमस को नीला कर देती है ना। लाल लिटमस को क्या करती है, नीला कर देती है। और इसमें एक दूसरा कंडीशन दिखा हुआ था कि HCl, ठीक है, HCl को क्या करती है, सफ़ेद ध्रुव में बदल देती है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सफ़ेद ध्रुव में ये क्या करती है, बदल देती है। तो इन दोनों का उत्तर आपको जो देखने को मिलेगा वो उत्तर एक ही होगा। और वो कौन सा अज्ञात गैस है, तो याद रखना है अमोनिया, NH3। ठीक है, वो उस अज्ञात गैस का क्या नाम है, तो अमोनिया, है ना, NH3। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले प्रश्नों को हम लोग अब देखते हैं। देखिए अब के जो आने वाले आपके प्रश्न हैं, इसमें चीज़ें किस तरीके से चलेंगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका आने वाला जो प्रश्न है
ये सही जोड़ी मिलान है ना, मेल मिलाप से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें एक तरफ जो चीज़ें हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ उसके कंपाउंड को दिया गया है। तो चलिए देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर दिया हुआ है और इसके कंपाउंड को आपको क्या करना है, मिलाने हैं। उसी में अगला है बेकिंग सोडा। ठीक है, अगला कौन सा है, बेकिंग सोडा है। और ठीक है, बेकिंग सोडा को क्या किया गया, इसके कंपाउंड को एक दूसरे तरफ दिया हुआ है। अगला जो है वॉशिंग पाउडर। ठीक है, अगला कौन सा है, तो वॉशिंग पाउडर है ना। अगला कौन सा है, तो याद रखेंगे वॉशिंग पाउडर है, दूसरी तरफ उसके कंपोनेंट को दिया हुआ है। और अगला जो देखेंगे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस देखने को मिलता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको देखने को मिलता है। अब चलिए इसका जो है सही मिलान हम लोग करते हैं। देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपको याद रखना है, ये जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, चलिए इसका जो फार्मूला है देखते हैं, CaOCl2 है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर याद रखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, फार्मूला आपको देखने को मिला CaOCl2। उसी प्रकार अगला है बेकिंग सोडा। ठीक है, अगला देखो बेकिंग सोडिया, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और NaHCO3 इसका जो है आपको फार्मूला देखने को मिलता है। ठीक है, NaHCO3 ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, NaHCO3 ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है आपका वॉशिंग पाउडर, ये होता है वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट। ठीक, वॉशिंग पाउडर क्या होता है, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। और ठीक है Na2CO3। ठीक, Na2CO3 इसका जो है केमिकल फार्मूला होता है। उसी प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, उसी प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। और देखिए इसका जो फार्मूला आपको देखने को मिलता है CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का कंपाउंड आपको देखने को मिला। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 और हाफ H2O। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। अगला प्रश्न है नीला थोथा क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, नीला थोथा क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन डी है आपका आयरन सल्फेट और ऑप्शन ई यहाँ पे देखने को मिलता है सोडियम सल्फेट। तो याद रखेंगे कॉपर सल्फेट जो है ना, इसका उत्तर जो है कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ठीक, इसका उत्तर आपको देखने को मिलता है कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, तो उत्तर जो है आपको देखने को मिलता है कॉपर सल्फेट। CuSO4 × 5H2O ये इसका क्या तो रासायनिक फार्मूला है। ठीक है, नीला थोथा CuSO4 है ना 5H2O। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि नीला थोथा रासायनिक रूप में क्या होता है। तो याद रखना है ये प्रश्न आपको इसी में शामिल है, कॉपर सल्फेट होता है। अगला प्रश्न है पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन कौन सा है। ठीक है, पानी का टंकी होता है, देखे होंगे आप है ना, इसमें क्या हो जाते हैं, फंगी लग जाता है। ठीक, तो फंगी को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए कौन सी रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे इसी कॉपर सल्फेट का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी कॉपर सल्फेट का यहाँ पे क्या होता है, तो इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं है ना,
और पहले रहने के लिए 4 चीज़ें हैं, लेकिन 2 चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ क्योंकि 2 चीज़ें पहले से इसमें इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर आपको हाइपो पूछा गया है, क्या तो हाइपो, ठीक। हाइपो के बारे में याद रखना, ये हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फेट होता है, ठीक है। हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फेट होता है, ठीक है। हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फेट होता है, ठीक। और दूसरी एक चीज़ें आपको थोड़ी दूर जाके देखने को मिलेंगी, इसमें है एप्सम साल्ट, ठीक। एप्सम साल्ट, ठीक है। तो एप्सम साल्ट में आपको देखने को मिलता है, ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। एप्सम साल्ट आपको क्या देखने को मिला, तो मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक। तो यहाँ पर आपको हाइपो देखने को मिला, सोडियम थायोसल्फेट, एप्सम साल्ट को देखने को मिला मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि खाने का सोडा कौन सा होता है, आपको बताना है, ठीक है। खाने का सोडा बेकिंग सोडा है ना, पहले भी आ गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगला है, देखिए यह किसके बाद अगला प्रश्न है आपका, बेकिंग सोडा क्या है, आपको प्रश्न पूछा गया है। तो ये इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, है ना। ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक। बेकिंग सोडा क्या होता है तो याद रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों एक ही चीज़ें हैं, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें हुई। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो याद रखेंगे NaHCO3, ठीक है। उसके बाद धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है, तो याद रखेंगे ये होता है सोडियम क्लोराइड Na2CO3। क्या होता है, सोडियम माफ़ करिएगा, सोडियम क्लोराइड मैंने कह दिया, तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आपका होता है नमक, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न को देखते हैं, ठीक। अगले प्रश्न में भी है ना, जो सही मिलाप है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो देखते हैं चीज़ों को, जो कृत्रिम रूप से फल को पकाने में कौन से रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। उसके बाद जो शीतल पेय है ना, ठंडा पानी होता है, ये क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। और उसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है क्वार्टर्स, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो देखिएगा, कृत्रिम रूप से फल को पकाने में किसका इस्तेमाल होता है, तो याद रखेंगे एथिलीन का, ठीक है। कृत्रिम रूप से फल को पकाने में किसका इस्तेमाल होता है, किस रसायन का इस्तेमाल होता है, तो याद रखेंगे एथिलीन का। उसी प्रकार जो आपका अगला है शीतल पेय, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। याद रखेंगे जो शीतल पेय होता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार अगला है क्वार्टर्ज, तो याद रखेंगे होता है सोडियम सिलिकेट, ठीक है। क्वार्टर्ज के बारे में याद रखना, ये क्या होता है, तो सोडियम सिलिकेट, है ना। क्वार्टर्ज क्या होता है, तो याद रखना है सोडियम सिलिकेट। अगला प्रश्न देखिए कि घड़ी में प्रयोग होने वाले जो क्वार्टर सिलिकेट क्या होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है घड़ी में प्रयोग होने वाले जो क्वार्टर्स होता है वो क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, या कौन सा होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टर्स कौन सा होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा, ऑप्शन पे गौर करते हैं। ऑप्शन ए आपका है सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन बी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, है ना, ऑप्शन सी है आपका जर्मेनियम ऑक्साइड, और ऑप्शन डी है आपका टाइटेनियम ऑक्साइड। तो याद रखेंगे सिलिकॉन ऑक्साइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक, एक कौन सा लवण है जो सागर में सर्वाधिक मात्रा में होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है पोटेशियम क्लोराइड, और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम सल्फेट। तो याद रखेंगे
सोडियम क्लोराइड जो है सागर में सर्वाधिक मात्रा में जो लवण है वो किसके होते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के होते हैं। ठीक, अब इसके बाद आपका जो प्रश्न है कि जो खाने का नमक है ये किससे बनता है, प्रश्न पूछा गया है। ठीक, खाने का जो नमक है ये किससे बनता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड को। तो याद रखेंगे इसका जो है ये जो है ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ए कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, ऑप्शन सी है कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार से, और ऑप्शन डी इसी में देखने को मिलता है मजबूत अम्ल और कमज़ोर क्षार से। तो याद रखेंगे ये जो है मजबूत अम्ल और साथ ही मजबूत क्षार होता है। ठीक है, मजबूत अम्ल और साथ ही कैसा होता है, तो मजबूत क्षार होता है। ठीक है, खाने का नमक जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार दोनों होता है। अगला आपका है निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके ऑप्शन में है, आयोडीन युक्त नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक और संसाधित साधारण नमक, इन सभी नमकों को प्रतिदिन खाद्य पदार्थ के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आयोडीकृत लवण कैसा होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, आयोडीकृत जो है लवण किस तरीके का होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है मुक्त आयोडीन होता है, ऑप्शन बी है कैल्शियम आयोडाइड होता है, ऑप्शन सी है आपका मैग्नीशियम आयोडाइड होता है, और ऑप्शन डी है पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पर याद रखेंगे आपका उत्तर जो पोटेशियम डाइड है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम डाइड जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका विरंजक चूर्ण में कौन सा कथन सत्य है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, विरंजक चूर्ण है और इससे संबंधित कितनी बातें सही है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो विरंजक चूर्ण में सबसे पहले तो याद रखना है हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सही है ना। विरंजक चूर्ण जो है हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये बातें क्या है, सही है। दूसरा है आक्सीकारक होता है, तो याद रखेंगे विरंजक चूर्ण जो है सही है कि वो आक्सीकारक होता है ना। अगला इसी में आप लोग देखते हैं, अगला जो है आपका है तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, बिल्कुल है ना। तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्या निष्कासित करता है, तो क्लोरीन निष्कासित करता है, याद रखना है। तो इतनी चीज़ें जो है विरंजक चूर्ण के बारे में याद रखना है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, आक्सीकारक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, आक्सीकारक होता है, और साथ ही तनु अम्ल प्रक्रिया से क्लोरीन का निष्कासन करता है। चलिए आगे बढ़ें। तो निम्नलिखित जो लवण दिए हुए हैं उनको जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है आपको बताना है। ठीक है, जो लवण है इसको आप जल के साथ मिलाते हैं तो जो बुलबुले निर्मित होता है, क्या, तो बुलबुले, इसका कारण क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी आपका CO गैस, या ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण आपको बुलबुले देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट को विकसित करने में किसका इस्तेमाल होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है देखिए सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है, ऑप्शन बी है मुक्त ब्रोमीन निकलती है, ऑप्शन सी है प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑप्शन डी है विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। तो याद रखेंगे सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट है ना, सोडियम थायोसल्फेट के उपचायक के भांति व्यवहार करता है। ठीक, सोडियम थायोसल्फेट के उपचायक के भांति ये क्या करता है, वो व्यवहार करता है। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया कि फोटोग्राफी में और साथ ही एंटीक्लोर है ना, कैसा, तो एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग
ऑप्शन ए देखते हैं क्रोम रेड, ऑप्शन बी है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन पैरोक्साइड और ऑप्शन डी आपका कैलोमेल। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। चलिए ठीक है, इतनी चीज़ें अभी हुई, अभी और भी चीज़ें क्या हैं बची हुई हैं, तो मैं क्या करता हूँ इसके आधे हिस्सों को क्या करता हूँ इरेज करता हूँ। ठीक है, आप देखिए थोड़ी देर, है ना, और इसमें क्या करेंगे आप स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। ठीक है, या वीडियो का पॉज करके भी इन सब चीज़ों को आगे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं कहाँ से इरेज करता हूँ, तो देखेंगे यहाँ पे, है ना, कृत्रिम रूप में फल पकाने के लिए एथेन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से चीज़ें आपको इरेज होते देखते मिलती हैं। उसके बाद जो शीतल पेय होता है याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। साथ में क्वार्टर्ज में किसका इस्तेमाल होता है तो याद रखेंगे सोडियम सिलिकेट का इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। आगे जो है घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्टर्ज कौन होता है तो याद रखेंगे सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। साथ ही लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में सागर में पाया जाता है, कौन सा होता है सोडियम क्लोराइड। उसी प्रकार खाने का नमक जो सोडियम क्लोराइड है ये कैसा होता है याद रखेंगे मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होता है। ठीक है, इसी में आप लोगों ने आयोडीनकृत लवण देखा, ये कैसा होता है तो पोटेशियम डाइड। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा आयोडीन लवण खाने का मतलब सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण के बारे में याद रखना कि हल्के पीले रंग का होता है, ऑक्सीकारक होता है और तनु अम्ल प्रक्रिया में क्लोरीन को निष्कासित करता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हुई। लवण जो है जब जल में घुलता है तो बुलबुले देता है, किस गैस के कारण तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका तो याद रखना है सोडियम थायोसल्फेट उपचारक का। उसी प्रकार फोटोग्राफी और एंटीक्लोर में प्रयुक्त होता है किसका तो याद रखेंगे सोडियम थायोसल्फेट का। किसका तो सोडियम थायोसल्फेट का। चलिए अब चीज़ें यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आने वाले प्रश्नों को। ठीक है, तो देखिएगा आपका जो अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में स्थायीकरण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक, किस चीज़ में तो फोटोग्राफी में। ठीक है, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए, ठीक है, चित्रों का स्थायित्व बनाने के लिए स्थायीकरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस रसायन का। ए है सोडियम सल्फेट, बी है सोडियम थायोसल्फेट, सी है अमोनियम पर सल्फेट और डी है बोरेक्स सुहागा का। तो ये हो जाएगा उत्तर सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या उत्तर हो जाएगा तो याद रखेंगे सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन। ठीक है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला, ठीक है, हाइपोविलियन कौन सा होता है ये आपको बताने हैं। चलिए ऑप्शन की ओर गौर करते हैं। ए है सोडियम थायोसल्फेट का, बी है सोडियम टेट्राथायोनेट का, सी है सोडियम सल्फेट का और डी है अमोनियम परसल्फेट का। तो यहाँ पर आपको जो उत्तर होगा, है ना, फोटोग्राफी में प्रयुक्त जो हाइपोविलियन है कौन सा तो ये भी होता है सोडियम थायोसल्फेट ही। कौन सा होता है तो याद रखेंगे सोडियम थायोसल्फेट। इसी के कारण क्या होता है इस, ठीक है, स्थायीकरण आता है। इसी कारण क्या होता है तो स्थायीकरण आता है। ठीक है, उसी प्रकार फोटोग्राफी में, ठीक है, फोटोग्राफी में आपका जो अगला प्रश्न है उपयोगी तत्व कौन सा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा होता है आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन डी है साइट्रिक एसिड। याद रखेंगे ये होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा होता है तो याद रखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ये कौन सा होता है तो याद रखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। उसी प्रकार आगे देखिए कि फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, फोटोग्राफी के प्लेट में निम्नलिखित में से किसकी परत को चढ़ाया जाता है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन ए है सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन बी है सिल्वर ब्रोमाइड,
ऑप्शन सी है सिल्वर क्लोराइड और ऑप्शन डी है सिल्वर आयोडाइड। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा ये होगा सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा तो याद रखना है सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे किस पदार्थ का उपयोग जो है ना, बर्तनों को चमकीला करने के लिए करते हैं। ठीक है, चमकीलापन लाने के लिए करते हैं, किसको तो बर्तनों को। तो चलिए आपके ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए एलम, ऑप्शन बी है कैलोमेल, ऑप्शन सी है जिंक क्लोराइड और ऑप्शन डी है जिंक ऑक्साइड। यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा तो जिंक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा होगा तो याद रखना है जिंक ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ें। कांच को गहरा नीला रंग कौन प्रदान करता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, कांच को गहरा नीला रंग कौन प्रदान करता है, यह प्रश्न पूछा गया है। ए कोबाल्ट ऑक्साइड, बी क्यूप्रिक ऑक्साइड, सी फेरिक ऑक्साइड और डी निकेल ऑक्साइड। तो याद रखेंगे यहाँ आपका उत्तर जो होगा कोबाल्ट ऑक्साइड होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा कौन सा होगा तो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए ये जितनी भी प्रश्न हैं है ना, ये हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक था अम्ल, क्षार और लवण, इससे संबंधित है। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न आज हम लोगों ने किया है ये सारी प्रश्न है ना किसी न किसी परीक्षा में जहाँ आपका सामान्य विज्ञान का जो विषय है अगर वो है तो इन सभी प्रश्नों को आपको परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है ना हमेशा रहती है। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लास में कराई गई हैं इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास मैं अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित यहीं पे रखता हूँ। इसके पहले ठीक हम लोगों ने आखिरी गैस से संबंधित कक्षाएँ है ना की हुई हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा।